नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जमानत और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, यानी बेल एंड इट्स टाइप्स। दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जानते हैं जमानत। जमानत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के अभियुक्त अथवा संदेहित व्यक्ति को विधि की अभिरक्षा से बंद पत्र यानी बॉन्ड या जमानत पत्र, जिसे बेल बॉन्ड कहते हैं, इसके निष्पादन पर मुक्त किया जाना ही जमानत है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार जमानत की परिभाषा। किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय। अब दोस्तों यहाँ पे अधिरोपित कतिपय का मतलब समझते हैं। अधिरोपित का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज पर लागू करना या उस चीज को उस चीज पर थोपना। ठीक है, और कतिपय का मतलब होता है कुछ विशेष चीज, कुछ विशेष शर्तें। तो जब कोई अधिकारी या न्यायालय अधिरोपित कतिपय शर्तों यानी कुछ विशेष शर्तें लागू करने पर किसी अपराध के अभियुक्त यानी किसी अपराध में जो अभियुक्त व्यक्ति है, कोई एक्यूज्ड है या संदेहित व्यक्ति है, उसको विधि की अभिरक्षा यानी कस्टडी ऑफ लॉ से बंद पत्र यानी बॉन्ड या जमानत बंद पत्र यानी बेल बॉन्ड के निष्पादन पर मुक्त किया जाता है, तो उसे जमानत कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर निष्पादन का मतलब है जब बंद पत्र पर या जमानत बंद पत्र पर जो अक्यूज्ड है या जो संदेहित व्यक्ति है वह हस्ताक्षर करता है और कानूनी रूप से उस चीज को स्वीकार करता है, तो इसे ही कहते हैं दोस्तों निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन करना। आगे देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 2(1)(b) में जमानत को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी धारा 2(1)(b) में जमानत को परिभाषित किया है। जमानत को बताया गया है कि जमानत की क्या परिभाषा है, बेल की क्या परिभाषा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, बताइए जो जमानत है उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा में बताया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 2(1)(b) में जमानत को परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों इसमें जमानत के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बेल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है नियमित जमानत, जिसे बोलते हैं रेगुलर बेल। तो नियमित जमानत क्या है? जब किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक या पुलिस अभिरक्षा में रखा हो और वह अपनी रिहाई हेतु न्यायालय से प्रार्थना करे, तो न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को नियमित जमानत यानी रेगुलर बेल कहा जाता है। ठीक है, तो जब किसी अभियुक्त को बोलते हैं दोस्तों एक्यूज्ड पर्सन, जब किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक या पुलिस अभिरक्षा का मतलब होता है दोस्तों कस्टडी। इन शब्दों का मतलब भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अभियुक्त बोलते हैं एक्यूज्ड पर्सन को और अभिरक्षा बोलते हैं कस्टडी को। तो जब किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक या पुलिस अभिरक्षा यानी पुलिस कस्टडी में रखा गया हो और वह एक्यूज्ड पर्सन, वह जो अभियुक्त व्यक्ति है, वह अपनी रिहाई हेतु न्यायालय से प्रार्थना करे, तो न्यायालय द्वारा जो दी गई जमानत है इसी को नियमित जमानत कहा जाता है यानी रेगुलर बेल कहा जाता है। ठीक है, अब यह जमानत दो प्रकार की हो सकती है। जो नियमित जमानत है, जो रेगुलर बेल है, वह भी दो प्रकार की हो सकती है। कैसे? जमानती अपराध में जमानत। एक तो होता है ऐसे अपराध बेलेबल ऑफेंस जिसमें जमानत मिल जाती है, जैसे जहां जमानत अभियुक्त का विधिक अधिकार होता है। जो बेलेबल ऑफेंस है दोस्तों, वहां पे जमानत जो है अभियुक्त का विधिक अधिकार होता है। वहीं दूसरी ओर गैर जमानती अपराध में जमानत। जो गैर जमानती अपराध हैं, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें जमानत न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करती है। ठीक है, वो न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करती है। न्यायालय जो है अपने अनुसार विचार करके और परिस्थितियां देखकर उस संबंध में जमानत देता है।
ठीक है। तो दोस्तों यह भी दो प्रकार से होती है रेगुलर बेल। एक तो होगी जमानती अपराध जिसे बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस में जमानत, और एक होती है गैर जमानती अपराध में जमानत यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत। ठीक है। इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। बीएनएसएस की धारा 478 के अनुसार जमानती अपराध में आरोपी को जमानत पाने का वैधानिक अधिकार है। दोस्तों जो बीएनएसएस है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसकी जो धारा 478 है यानी 478 है, इसके अनुसार जमानती अपराध जो बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आरोपी को जमानत पाने का वैधानिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है। वहीं दूसरी ओर बीएनएसएस की जो धारा 480 है, इसके अनुसार जो गैर जमानती अपराध है यानी जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें जमानत देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था। ठीक है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण धाराएं, इनको आपने ध्यान रखना है, एग्जाम्स में अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो जो बीएनएसएस है, इसकी धारा 478 तो बताती है जमानती अपराध में आरोपी को जमानत पाने का वैधानिक अधिकार है, इस संबंध में यह बात करती है। और जो बीएनएसएस की धारा 480 है, वह गैर जमानती अपराध में जमानत के संबंध में बात करती है, जो कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों रेगुलर बेल का। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे यदि किसी व्यक्ति को साधारण मारपीट यानी जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो वह न्यायालय में जमानत आवेदन देकर रिहा हो सकता है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति साधारण मारपीट है, जो जमानती अपराध है, जो बेलेबल ऑफेंस है, उसके आरोप में यदि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वह न्यायालय में जमानत आवेदन देकर रिहा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति को किसी गंभीर यानी गैर जमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया गया हो, तो वह न्यायालय से जमानत का अनुरोध कर सकता है, और न्यायालय जो है परिस्थितियों को देखते हुए जमानत प्रदान या अस्वीकार कर सकता है। वह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय जो है परिस्थितियां देखकर जमानत दे भी सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या है? तो जब किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसे किसी गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, और वह गिरफ्तारी से पूर्व सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जमानत हेतु आवेदन कर सकता है, तो इसे ही कहते हैं दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल। जब किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसके खिलाफ जो है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती अपराध में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह जो है अपनी गिरफ्तारी से पहले ही सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन कर सकता है। ठीक है। अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 482 में दिया गया है। जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी धारा 482 में दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में बात की गई है, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। इस चीज को आपने याद रखना है, धारा 482 एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित है। आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एंटीसिपेटरी बेल का एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी सरकारी कर्मचारी एक्स के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है और उसके विरुद्ध गैर जमानती अपराध में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है तथा उसकी गिरफ्तारी की संभावना है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि दोस्तों किसी सरकारी कर्मचारी एक्स के विरुद्ध जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और उसके विरुद्ध जो है गैर जमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज हो गई है और उसकी गिरफ्तारी की भी संभावना है, तो इस स्थिति में वह व्यक्ति जो है सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय जो है इस संबंध में प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी यह पाता है कि
अभियुक्त जो है, जिस पे आरोप लगा है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो उसका सहयोगात्मक आचरण है तथा गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो न्यायालय जो है निर्धारित शर्तों पर जमानत उसको दे सकता है। यदि न्यायालय जो है प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी यदि न्यायालय को यह लगता है कि जो अभियुक्त है वह सहयोगात्मक आचरण कर रहा है और तथा इसमें गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो न्यायालय जो है कुछ निर्धारित शर्तों पर उसे जमानत दे सकता है। ठीक है, तो यह हो गया अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अंतरिम जमानत, इंटरिम बेल। दोस्तों आपने शब्द बहुत बार सुना होगा, अंतरिम जमानत, इंटरिम बेल। तो इंटरिम बेल क्या है? अंतरिम जमानत वह अस्थायी जमानत है जो न्यायालय द्वारा सीमित अवधि के लिए तब प्रदान की जाती है जब नियमित जमानत यानी रेगुलर बेल या अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर अंतिम निर्णय आना शेष हो या अभी बाकी है। तो अंतरिम जमानत वह अस्थायी जमानत है, वह टेम्पररी बेल है जो न्यायालय द्वारा सीमित अवधि यानी निश्चित अवधि किसी निश्चित समय के लिए तब प्रदान की जाती है जब जो है जो नियमित जमानत है या अग्रिम जमानत है उसकी याचिका पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी हो या अंतिम निर्णय अभी शेष हो। यानी दोस्तों यदि किसी एक्यूज्ड पर्सन ने नियमित जमानत और अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली है परंतु उस पर अभी निर्णय नहीं आया है और उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, कोई इमरजेंसी आ गई, तो उस संबंध में अंतरिम जमानत दी जाती है, इंटरिम बेल दी जाती है। ठीक है, यह विशेष परिस्थितियों में जो अंतरिम जमानत है, जो इंटरिम बेल है, वह विशेष परिस्थितियां जैसे मेडिकल इमरजेंसी होगी या परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, इसमें एक निश्चित समय के लिए दी जाती है, चाहे वह 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया, तो एक निश्चित समय के लिए दी जाती है और अवधि समाप्त होने पर आरोपी को वापस सरेंडर करना होता है या बेल की अवधि बढ़वानी पड़ती है। तो दोस्तों किसी विशेष परिस्थितियों में जैसे मेडिकल इमरजेंसी होगी या घर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो उसमें जो है एक निश्चित समय के लिए, चाहे वो फिर 1 हफ्ता हो, 10 दिन हो, 12 दिन हो, 15 दिन हो, वो निश्चित समय के लिए दी जाती है और जो अवधि समाप्त होने के बाद जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसको वापस सरेंडर करना होता है या फिर बेल की अवधि बढ़वानी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों ये होगी अंतरिम जमानत यानी इंटरिम बेल। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, यदि किसी अभियुक्त की नियमित जमानत जो रेगुलर बेल है इसकी याचिका लंबित है और इस बीच परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो न्यायालय उसे कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से रिहा कर सकता है, इसे ही अंतरिम जमानत कहा जाता है। ठीक है, मानो दोस्तों कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, ये अभियुक्त है और इसने जो है अपनी रेगुलर बेल यानी नियमित जमानत के लिए याचिका डाली है और इस बीच जो है इसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है और जो इसने जो है नियमित जमानत के लिए जो याचिका डाली है उस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है, तो इस संबंध में जो है न्यायालय जो है कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से यानी टेम्पररी बेसिस पे इसको रिहा कर सकता है, इसे ही दोस्तों अंतरिम जमानत कहा जाता है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए जो न्यायालय है इस अभियुक्त को टेम्पररी बेसिस पे रिहा कर सकता है। ठीक है, तो यह है दोस्तों इंटरिम बेल यानी अंतरिम जमानत। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिफॉल्ट जमानत। डिफॉल्ट जमानत, डिफॉल्ट जमानत इसको स्टैट्यूटरी बेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट जमानत क्या है? डिफॉल्ट जमानत वह जमानत है जो अभियुक्त को उस स्थिति में वैधानिक अधिकार के रूप में प्राप्त होती है जब पुलिस जो है निर्धारित समय सीमा जैसे 90 दिन, जैसे 60 दिन या 90 दिन के भीतर आरोप पत्र यानी चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहती है। इसे ही कहते हैं दोस्तों डिफॉल्ट जमानत। ठीक है, तो डिफॉल्ट जमानत वह जमानत है जो अभियुक्त को उस स्थिति में वैधानिक अधिकार के रूप में प्राप्त होती है, यानी जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको उस स्थिति में वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के रूप में प्राप्त होती है जब जो है पुलिस निर्धारित समय सीमा जैसे 60 दिन या 90 दिन के भीतर आरोप पत्र जिसे चार्जशीट कहते हैं न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहती है।
यदि पुलिस जो है निर्धारित समय सीमा जो भी दी गई है 60 दिन या 90 दिन, इसके भीतर यदि चार्जशीट जो है न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो अभियुक्त को ऐसी स्थिति में वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के रूप में जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो यह है दोस्तों डिफॉल्ट जमानत। इसमें देखते हैं वैधानिक जमानत यानी डिफॉल्ट बेल या स्टैट्यूटरी बेल का प्रावधान BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187(3) में दिया गया है। जो BNSS है इसकी धारा 187(3) में 187(3) में दिया गया है डिफॉल्ट बेल यानी स्टैट्यूटरी बेल को। ठीक है, तो BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187(3) में वैधानिक जमानत या डिफॉल्ट जमानत का प्रावधान किया गया है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है, डिफॉल्ट जमानत का एग्जाम्पल है, यदि किसी अभियुक्त को ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया गया है जिसमें अधिकतम सजा 10 वर्ष तक है और कानून के अनुसार पुलिस को 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र यानी चार्जशीट प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि 60 दिनों की अवधि समाप्त हो जाती है और पुलिस आरोप पत्र दाखिल नहीं करती तो अभियुक्त जो है न्यायालय में डिफॉल्ट जमानत हेतु आवेदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि किसी अभियुक्त को, मानो दोस्तों कोई X नाम का व्यक्ति है, अभियुक्त है, इसे ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया गया है जिसमें जो अधिकतम सजा है वह 10 वर्ष तक की है और कानून के अनुसार जो है पुलिस को 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक है। जो पुलिस है इसको 60 दिन के अंदर चार्जशीट जो आरोप पत्र है इसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि 60 दिनों की अवधि समाप्त हो जाती है, यदि पुलिस जो है 60 दिनों के भीतर चार्जशीट नहीं देती और पुलिस आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाती तो जो अभियुक्त है, जो ये X नाम का अभियुक्त है, इसको न्यायालय में डिफॉल्ट जमानत हेतु आवेदन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक सिंपल सी लाइन है, निर्धारित समय में चार्जशीट न देने पर अभियुक्त को मिलने वाला वैधानिक जमानत अधिकार ही डिफॉल्ट जमानत कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जमानत और उसके प्रकार। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।